हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेश एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म परीक्षा रेस पर। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्ज़ाम 2023 बहुत ही करीब आ चुका है। हम लोग लगातार प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करवा रहे हैं। हिंदी के साथ साथ सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है। करंट अफेयर की वीडियो आपको डेली प्रोवाइड की जा रही है। इसके साथ साथ अन्य विषय जैसे उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान, यूपी स्पेशल की हमने क्लासेस कराई हैं। तो जल्द ही आप लोगों को हिंदी का मैराथन मिलेगा। हिंदी के मैराथन में सबसे पहले आपको यूथ पब्लिकेशन के जो भी 10 प्रैक्टिस सेट थे उन सब का एक मैराथन मिलने वाला है। तो आप लोग लगातार अपनी तैयारी बनाए रखें। तो चलिए ज़्यादा समय न गवाते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो इसमें जो है प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक गद्यांश को पढ़कर इसका उत्तर देना है। आप इस गद्यांश को पढ़ लीजिए। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके उत्तर को। आप लोग वीडियो को पास करके गद्यांश को पढ़ लीजिए। पूरा टाइम दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न को। पहला प्रश्न है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने एकांकियों का मूल स्वर क्या है? यानी डॉक्टर रामकुमार वर्मा के एकांकियों का जो मूल स्वर है वह क्या है? तो आप एकांकी को पढ़ेंगे इसको तो देखेंगे कि इनका जो मूल स्वर है वो है आदर्शवादी। तो डॉक्टर जो रामकुमार वर्मा है ये आदर्शवादी है। दूसरा प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश में प्रयुक्त शैली क्या है? यानी इस गद्यांश में जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा इस गद्यांश को लिखे हैं इसमें उनकी शैली को पूछा गया है कि उनकी शैली क्या है। तो इसमें ये एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाए हुए हैं। इसमें ये आलोचना कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, वर्मा जी के समस्या मूलक एकांकियों में चित्रण किया गया है। यानी जो वर्मा जी के समस्या मूलक एकांकियाँ हैं इसमें किस चीज़ का चित्रण किया गया है? तो जब आप इस गद्यांश को पढ़ेंगे तब आप इसमें पाएंगे कि इसमें वह मध्यम वर्गीय शिक्षित लोग हैं, जो दंपत्ति हैं, जो तमाम प्रकार की समस्याओं से पीड़ित हैं, तो उनको इसमें दर्शाया गया है। यानी एक मीडियम वर्ग का जो फैमिली होता है उसके जो दंपत्ति होते हैं, पति पत्नी होते हैं, उनके सामने तमाम प्रकार की जो समस्याएँ आती हैं उन्हीं समस्याओं का उल्लेख इसमें जो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने किया हुआ है। अगला प्रश्न है, रंगमचयिता एवं अभिनेता की दृष्टि से वर्मा जी के एकांकी हैं। यानी रंगमचयिता, इसके बाद बात करें अभिनेता की दृष्टि से रामकुमार वर्मा जी की जो एकांकी है यह क्या है? सफल है, असफल है या फिर संपादन मांगते हैं? तो आप लोग इसका अगर पढ़े होंगे पैसेज तो आप देखते होंगे कि ये सफल हैं। तो रंगमंच की दृष्टि से या फिर अभिनेता की दृष्टि से, अभिनेता जो भी होता है अभिनेता, इन सब की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो रामकुमार वर्मा जी की जो एकांकी है यह सफल मानी जाती है। आइए देखते हैं हिंदी के ग्रामर के प्रश्नों को। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो आप जानते हैं ह्रस्व स्वर होते हैं और दीर्घ स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वरों की अगर बात की जाए तो ये होते हैं अ, इसके बाद बात करें छोटी ई, इसके बाद छोटा ऊ, इसके बाद बात करें री। ये 4 होते हैं ह्रस्व स्वर। तो यानी ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो ये 4 होती है। अ, इसके बाद छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये 4 ह्रस्व स्वर होते हैं। आगे देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? तो 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन की बात करें तो श श श है, ये जो है ऊष्म व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन। अगर बात करें यर लवा की तो ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अगर यहाँ पर देखें आप छ, त्रंग, ज्ञ और स्र जो है ये मिश्रित हैं या फिर कह सकते हैं ये मिक्स व्यंजन हैं। यानी 2 वर्णों के मेल से जो बनते हैं उन्हें कहा जाता है मिश्रित व्यंजन। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है? यानी भाषा विज्ञान बताता है कि किसी भी वर्ण का या फिर स्वर का, व्यंजन का जब उच्चारण होता है मुखाकृति कैसे बनती है, वायु कहाँ से निकलता है, जिह्वा कहाँ को टच करती है, तो इन सभी को बताता है। इसमें पूछा कि बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ जो होता है इसका जो वायु निकलती है ये पीछे से निकलती है, इसलिए पश्च होगा। अब आगे बात पड़ता है क्या ये विवृत है या फिर संवृत है? विवृत में होठ हमेशा गोलाकार हो जाता है। जैसे आप बोलें ओ आओ, तो देखिए आपका होठ जो है ये गोलाकार हो रहा है। संवृत में गोलाकार ना होकर थोड़ी लंबाकार होता है। तो इसलिए जो बड़ा ऊ है ये पश्च और संवृत है। अगला प्रश्न, अघोष वर्ण कौन सा है? तो आप जानते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण ये अघोष होते हैं।
इसके साथ जो स होता है यह भी अघोष होता है। तो इसमें जो विकल्प डी है स, ये अघोष है। अगला प्रश्न, निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? आप लोग इसके उत्तर बताइए कि निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है। तो कंठ से जो उच्चारण होता है, क वर्ग का उच्चारण आपके कंठ से होता है। इसके साथ साथ बात करें कि जो अ होता है, इसका भी उच्चारण अ का आपके कंठ से होता है, यानी विकल्प जो बी है अ, ये सही होगा। बात करें अगर ई का उच्चारण कहाँ से होता है, तो ईचू यशानाम तालु, यानी ई के साथ साथ च वर्ग का उच्चारण जो होता है तालु से होता है। आगे देखते हैं, निम्न में योग रूढ़ शब्द है। तो ये शब्द ऐसे 3 तरीके के होते हैं, एक होता है रूढ़, एक होता है योग रूढ़ और एक होता है आपका यौगिक, यानी रूढ़ हो गया, योग रूढ़ हो गया और यौगिक, ये 3 प्रकार के होते हैं। जो रूढ़ होते हैं इन शब्दों को तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे मान लीजिए कोई शब्द है, जैसे मान लीजिए धूप है, धूप एक रूढ़ शब्द है। जब आप इसको तोड़ेंगे, धू अलग करेंगे, प अलग करेंगे, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो ऐसे शब्द रूढ़ होते हैं। यौगिक वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं। जब उनको अलग अलग तोड़ा जाता है तब वे जो होते हैं अलग अलग अपना अर्थ देते हैं, तो यौगिक हो जाते हैं। जैसे हिमालय शब्द है, जब आप उसको तोड़ेंगे तो हिम अलग हो जाएगा और आलय अलग हो जाएगा, तो ये हो जाता है हिमालय। वहीं पे जो योग रूढ़ शब्द होते हैं, ये जो आप देखेंगे कि ये बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। यानी जैसे वीणा वादनी है, जब वीणा और वादनी दोनों शब्दों को अलग अलग जोड़ा जाता है तो पहले तो इनका अर्थ अलग अलग रहता है, वीणा का अलग, वादनी का अलग। तो लेकिन जब इनको जोड़ा जाता है तो इसका अर्थ दूसरा निकल कर आ जाता है। तो वीणा वादनी का अर्थ हो जाता है कि जैसे माँ सरस्वती का ये पर्यायवाची है। तो योग रूढ़ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें 2 शब्द मिलते हैं, दोनों को मिलने से कोई तीसरा अर्थ निकल आता है, तो वे हो जाते हैं योग रूढ़। अगला प्रश्न, उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ पर जो व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि में यहाँ पर बात करें तो जैसे उड्डयन है, इसमें जो है उत होगा। उत की बात की जाए, उत पर जो है हलंत रहेगा, तो इसमें 2 है। इसके बाद जो होगा अगला शब्द होगा डयन। उत प्लस डयन से मिलकर बनता है उड्डयन। अगला प्रश्न, महात्मा शब्द में कौन सा समास है? तो महात्मा शब्द का जब आप समास विग्रह करेंगे तो ये हो जाता है महान है जो आत्मा, अर्थात समास की बात की जाए तो ये हो जाता है कर्मधारय समास। महान है जो आत्मा, तो ये हो जाता है आपका कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है, प्रज्ञ में उपसर्ग है, यानी जो प्रज्ञ शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो ये मुख्य साधारण है बहुत, प्र प्लस ज्ञ से मिलकर बना है प्रज्ञ, तो इसमें जो उपसर्ग है ये हो जाएगा प्र, यानी विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो आप देखते हैं यहाँ पर होता है लुट प्लस एरा। लुट प्लस एरा से मिलकर बनता है लुटेरा। इसमें प्रत्यय पूछा है तो ये विकल्प ए एरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा तत्सम है? इसमें तत्सम पूछा है, तो आइए एक एक को देखते हैं। जैसे गधा शब्द है, तो इसका जो होता है गर्धव हो जाता है। गधा एक तद्भव है, इसका जो तत्सम होता है ये गर्धव हो जाता है। घड़ा का अगर बात की जाए तो घड़ा का जो होता है ये घटह हो जाता है। घड़ा एक तद्भव है, इसका जो तत्सम होता है ये घटह हो जाता है। गाय का बात करें तो गाय भी तद्भव है, इसका जो होता है गौ हो जाता है। ग्राहक शब्द जो है यह एक तत्सम शब्द है, यानी विकल्प डी ग्राहक तत्सम शब्द है। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इसमें जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें उस विकल्प को चयन करना है जो तद्भव है, यानी एक शब्द दिया गया है इच्छु। आपको इसमें से बताना है चारों ऑप्शन में से इच्छु का तद्भव क्या होगा। तो बात करें, इच्छु एक तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव होता है वो होता है ईख, जिसे आप गन्ना भी कहते हैं। तो ईख या फिर गन्ना जो होता है ये इच्छु का तद्भव होता है। आइए आगे देखते हैं। खिड़की किस प्रकार का शब्द है? बात करें खिड़की की, इसके साथ साथ लोटा, तो ये शब्द जो हैं देशज शब्द हैं, यानी ऐसे शब्द जो अपने ही देश के किसी भाषा से उत्पन्न होते हैं उन्हें देशज कहा जाता है। तद्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में आ जाते हैं, उनका प्रयोग होने लगता है।
विदेशज वे शब्द होते हैं जो अन्य भाषा, जो बाहरी भाषाएं होती हैं दूसरे देश की, उन भाषाओं से आते हैं और अपनी भाषा में उपयोग होने लगते हैं, उन्हें विदेशज कहा जाता है। जब दो भाषाओं से मिलकर कोई नया शब्द बनता है, नया वर्ण बनता है, तो उसे वर्ण संकर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है? इसमें आपको बताना है कि कौन सा शब्द विदेशी है। एक बार आप लोग इसके उत्तर बताने का प्रयास कीजिए, क्या होगा इसका उत्तर। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसका जो उत्तर होगा ये होगा विकल्प डी, यानी दलाल शब्द एक विदेशी शब्द है। दलाल शब्द बना कैसे? जैसे एक शब्द है ब्रोसेट, ब्रोसेट कह सकते हैं या फिर ब्रोशर भी कह सकते हैं, ठीक। एक शब्द है ब्रोशर, इससे बना ब्रोकर, ब्रोकर। तो ये जो ब्रोशर शब्द है ये है फ्रांसीसी भाषा का शब्द। तो दलाल शब्द जो है ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, इसलिए यह एक विदेशी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा। जैसे बाप शब्द है, इसका संज्ञावाचक रूप जो संबंध बताता है ये क्या होता है? तीन चारों ऑप्शनों में से बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं कि बाप का हो जाता है बपौती। कहते हैं कि इस पे हमारी बपौती है। जैसे कोई वस्तु है तो व्यक्ति कहता है कि इस वस्तु पर हमारी बपौती है, यानी हमारे बाप की वस्तु थी, अब इस पर हमारा अधिकार है, तो यानी वो संबंध बताता है। अगला प्रश्न है, निम्न में सर्वनाम शब्द है, इसमें से कौन सा शब्द सर्वनाम है? तो यहाँ पर आप बड़ी आसानी देख सकते हैं, पढ़ना क्रिया है, भजन है, दान है, इन सब को छोड़िए। कुछ शब्द जो है एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। एक होता है निश्चयवाचक, एक होता है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जैसे कुछ हो गया, कोई हो गया, कौन हो गया, तो ये सभी जो हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से विशेषण शब्द है, यानी इसमें से कौन सा शब्द है जो विशेषण के रूप में प्रयोग होता है? आप लोग इसका उत्तर बताइए, क्या होगा। जैसे अजय, अजय का मतलब होता है कि जो जीता न जा सके, जो अविजित हो। अकर्म का मतलब होता है कि जो कर्म का विपरीत हो, अकर्म हो जाता है। अनुशंसा होता है कि किसी चीज़ की अनुशंसा करना। अजित जो शब्द होता है ये एक विशेषण की तरह है। जैसे किसी के बारे में बताया जाता है कि यह अभी तक अजीत है, इसे कोई जीत नहीं पाया है, तो यह एक विशेषण शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से आपको बताना है कि जो अलग भेद वाला हो। जैसे राधा ने गाय को चारा खिलाया, इसमें बताना है उस विकल्प का चयन करना है जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। तो आप लोग इसका उत्तर बताइए, राधा ने गाय को चारा खिलाया। इसमें अब बताइए इसमें से कौन सा भेद है जो थोड़ा अलग है। तो यहाँ पर देखिए, ना ही ये नाम धातु है, ना ही प्रेरणार्थक है। प्रेरणार्थक वह होता है जिसमें कोई व्यक्ति कोई कार्य किसी दूसरे व्यक्ति से करवाता है। कृदंत एक प्रत्यय होता है जो धातु के पीछे लगता है। जब बात करें द्विकर्मक की, जैसे राधा करता है, गाय और चारा इसमें कर्म है, यानी इस वाक्य में 2 कर्म हैं, इसलिए इसे द्विकर्मक क्रिया कहा गया है। तो विकल्प 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वे क्या कहलाते हैं? तो आप लोग इसे अब तक बहुत अच्छे से जान चुके होंगे कि ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक आदि से जो है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो ये होते हैं अव्यय। अव्यय इन्हें अविकार्य भी कहा जाता है, यानी जिस पर कोई विकार उत्पन्न न हो। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, कल्प वृक्ष का पर्याय नहीं है, इसमें से कौन सा है जो कल्प वृक्ष का पर्याय नहीं है? आप लोग इसका उत्तर बताइए। देखिए, कल्प वृक्ष को जो है सुरतरु भी कहते हैं, कल्पतरु भी कहते हैं और पारिजात भी कहते हैं, लेकिन अमृत तत्व जो है ये कल्पतरु का पर्यायवाची नहीं है। तो विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूगोल का विपरीतार्थक शब्द क्या है? जैसे भूगोल होता है जो जमीन के अंदर का अध्ययन करता है, खगोल जो होता है ये खग यानी आकाश का अध्ययन करता है। तो खगोल और भूगोल एक दूसरे के विपरीतार्थक हैं। अगला प्रश्न, वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, या फिर कह सकते हैं वह स्त्री जो परदेश गए पति की याद में हो, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो उसके लिए एक शब्द होता है प्रोषित पथिका। प्रोषित पथिका। यहाँ पर एक शब्द दिया गया है नवोढ़ा। नवोढ़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। नवोढ़ा का मतलब होता है कि नई दुल्हन,
जो अभी ब्याह कर आई है, हाल ही में जो नई दुल्हन आती है, उसे नवोढ़ा कहा जाता है। अगला प्रश्न, निश्चल और निश्चल दोनों युग्म का सही अर्थ क्या है? तो सबसे पहले निश्चल यानी जिसके अंदर कोई छल ना हो, जो छल रहित हो। अगला है निश्चल यानी जो अपनी बात पर निश्चल है या जो अपनी बात पर एकदम अटल हो, उसे निश्चल कहा जाता है। तो विकल्प ए आप देखें, निश्चल का हो जाता है छल रहित और निश्चल का हो जाता है अटल, यानी विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे अनेकार्थी शब्द अब्ज के लिए गलत विकल्प का चयन करना है। इसमें से अनेकार्थी शब्द जो अब्ज है, इसके लिए एक गलत विकल्प दिया है। तो आप देखेंगे यहाँ पे मेघ शब्द दिया है। मेघ किसका पर्यायवाची होता है? तो मेघ पर्यायवाची होता है बादल का। बादल के अन्य पर्यायवाची की बात कीजिए, जैसे अम्बुद, तोयद, नीरद, वारिद, ये सभी जो होते हैं बादल के पर्यायवाची होते हैं। तो यानी इसका जो उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। बाकी अब्ज के जो भी समानार्थी हैं अनेकार्थी, शंख होता है, चंद्रमा होता है और कपूर होता है। मेघ जो है अब्ज का अनेकार्थी शब्द नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, यानी इसमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो आप जब भी वर्तनी की दृष्टि से शब्द शुद्ध शब्द को देखना हो तो उसका उच्चारण अच्छे से किया करिए। जैसे वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी, तो हम बोल रहे हैं वाल्मीकि, यानी म पे बड़ी की मात्रा लग रही है और क पे छोटी की मात्रा लग रही है। तो यानी विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वाल्मीकि। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से इसमें से कौन सा अशुद्ध है? जैसे यानी और यानी। तो आप ऐसे प्रश्न को बढ़िया पहले छांट लिया करिए। जैसे देखिए, यानी और यानी दोनों एक साथ दिया है, इसका मतलब है कि इन्हीं दोनों में से कोई एक उत्तर होगा। अब बात किया जाए कि इसमें से कौन सा होगा, आप लोग एक बार इसका उत्तर कमेंट करके बताइए कि आपके अनुसार क्या होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए कि यानी बोला जाता है, ये जो शब्द है इसे यानी बोला जाता है, यानी नहीं बोला जाता है, यानी विकल्प बी यानी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, उसने टेढ़ी चाल चली। उसने टेढ़ी चाल चली, इसमें बताना है वाक्य में कौन सा कारक है। तो उसने टेढ़ी चाल चली यानी एक कर्ता है। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ने विभक्ति यानी ने परसर्ग का प्रयोग किया गया है। ने परसर्ग जो है ये कर्ता कारक का होता है, जैसे होता है कर्ता ने। इसके बाद बताए कर्म के साथ को होता है कर्म को। अधिकरण का होता है जैसे में, पे, पर, और संबंध का होता है जैसे का, की, के। तो यहाँ पर पूछा है उसने यानी ने है, तो यानी ये हो जाता है कर्ता कारक। विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? यानी इसमें से पूछा है कि कौन सा पुल्लिंग है। 3 शब्द इसमें स्त्रीलिंग है, एक नहीं है, उसी को आपको बताना है। तो आप लोग बताइए कौन सा होगा। अगर आप ध्यान दें तो बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं कि भेड़िया। भेड़िया शब्द एक पुल्लिंग है। कहते हैं नहीं कि इंसान के रूप में तुम भेड़िया हो, तो यानी ये एक पुल्लिंग शब्द है भेड़िया। बाकी सवारी, संतान और बुलबुल ये तीनों जो हैं स्त्रीलिंग हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आपको यहाँ पे बताना है। जैसे लड़का है, लड़का तो पुल्लिंग है। पेड़ है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी पेड़ भी पुल्लिंग है। शेर है, शेर तो पुल्लिंग है ही। बात करें कुर्सी की, तो कुर्सी की लड़ाई या फिर कुर्सी की जंग या फिर संघर्ष कुर्सी की, तो यानी विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुर्सी शब्द जो है एक स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? तो कई शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हमेशा केवल बहुवचन में होता है, जैसे दूध हो गया। इसके बाद बात करें जैसे हवा हो गया। इसके बाद जैसे बात करें वर्षा हो गई। इसके बाद अन्य शब्द जैसे बात करें प्रेम हो गया, बात करें क्रोध हो गया। तो ये सभी शब्द जो हैं हमेशा जो बहुवचन में होते हैं। इसके अलावा भी शब्द है जैसे हस्ताक्षर हो गया, हस्ताक्षर। तो ये सभी शब्द जो होता है हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें से पूछा है कि कौन शब्द केवल बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर प्राण, जो प्राण होता है ये हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है।
अगला प्रश्न है भविष्यत काल में बदलिए। एक वाक्य है बच्ची रो रही थी, यह भूतकाल का वाक्य है, इसे भविष्य काल में बदलना है। रही थी है, रहा था है, तो ये भूतकाल का हो जाता है। रहा है, रही है अगर रहता है तो ये हो जाता है आपका वर्तमान काल का। लेकिन रही होगी, रहा होगा, ऐसा जो आता है ये हो जाता है आपका भविष्य काल का। यानी बच्ची रो रही थी, इसका जो भविष्य काल होगा बच्ची रो रही होगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में भाववाच्य बताइए। आपको इसमें से बताना है कि किस वाक्य में भाववाच्य है। तो भाववाच्य ऐसे होते हैं जिसमें भाव की प्रधानता होती है। जैसे अब चला जाए, जैसे आप कहीं जाते हैं या फिर कहीं पे आप गए हुए हैं तो, या फिर कोई आपके यहाँ आया है, जब वो जाने लगता है कहता कि अब चला जाए, यानी उसमें उसके जाने का भाव होता है। वह कह सकते हैं या फिर खुशी से या फिर दुखी मन से वो जा रहा है तो वो बोलता है कि अब चला जाए, तो यह हो जाता है भाववाच्य। अगला प्रश्न है नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो। रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद पहचानिए। देखिए, जब भी वाक्य का भेद पहचानना हो तो सबसे पहले आप पूरे वाक्य को ध्यान से देखिए। जैसे नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, इसमें कोई भी कंजंक्शन यानी जो योजक शब्द होता है उसका प्रयोग नहीं किया गया है। जब भी योजक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है यानी यह वाक्य जो है सरल वाक्य है। जब भी योजक के रूप में जैसे और, तथा, इसके साथ बात करें या अन्यथा, ऐसे शब्द होते हैं तो वहाँ पर हो जाता है संयुक्त वाक्य। मिश्रित वाक्य में होता है कि एक जो वाक्य होता है वो दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है। एक वाक्य मेन वाक्य होता है और दूसरा जो होता है उस पर आश्रित वाक्य होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अपने हाथ से स्वयं काम करो। इस वाक्य को शुद्ध रूप से कैसे लिखेंगे आप? अपने हाथ से स्वयं काम करो, यानी जो अपना काम करना है आपको, अपना काम स्वयं से करो। इस वाक्य को आप कैसे लिखेंगे? तो यानी विकल्प पे अपना काम स्वयं करो, यही इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न अर्धविराम कौन सा है? आइए एक एक विराम को देखते हैं। देखिए, कुल 14 प्रकार के ऐसे विराम होते हैं जिन्हें आपको पढ़ना होता है और वही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे पहला है पूर्ण विराम। जब कभी भी कोई भी वाक्य की समाप्ति होती है तो वहाँ पर पूर्ण विराम लगता है। अल्प विराम लगता है जब कहीं भी थोड़े समय के लिए रुकना होता है तो वहाँ पर अल्प विराम लगता है। इसके बाद आता है अर्धविराम। अर्धविराम जो है पूर्ण विराम से कम समय और लेकिन अल्प विराम से अधिक समय के लिए जब रुकना होता है तो वहाँ पर होता है अर्धविराम। प्रश्नवाचक चिन्ह होता है जब कहीं भी कोई भी सवाल पूछना हो तो वहाँ पर प्रश्नवाचक होता है। तो अर्धविराम कौन सा है? तो विकल्प सी, यह अर्धविराम है। अगला प्रश्न है आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ है। आग में घी डालना, कहते हैं कि जब दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है, जब कोई तीसरा व्यक्ति किसी को चढ़ाता बढ़ाता है तो हम उसके लिए कहते हैं कि आग में घी डाल रहे हो। तो मतलब है कि कोई क्रोध में है, उत्तेजित है, तो उसे और उत्तेजित करना कहा जाता है आग में घी डालना। अगला प्रश्न गर्व करना विकल्प में दिए हुए किस मुहावरे का अर्थ है? जैसे जब कोई किसी चीज़ को लेकर गर्व करता है, गर्व महसूस करता है, तो उसकी चाल बदल जाती है, वह थोड़ा ऐंठ कर चलने लगता है। तो यानी ऐंठ कर चलना, ये गर्व करना, इसका जो है मुहावरे का सही अर्थ है। अगला प्रश्न है घाट घाट का पानी पीना। जो व्यक्ति कई क्षेत्रों में काम कर चुका होता है तो वह कहता है कि मैं ऐसे ही नहीं हूँ, मेरा बाल ऐसे ही नहीं मतलब कि सफ़ेद हुआ है, मैंने घाट घाट का पानी पिया है, यानी मुझे अनेक क्षेत्रों का अनुभव है। अनेक क्षेत्रों के अनुभव वाले व्यक्ति के लिए कहा जाता है कि घाट घाट का पानी पीना। अगला प्रश्न है छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, यानी कोई ऐसा अयोग्य व्यक्ति हो जिसको कोई योग्य या फिर ऊंचा पद मिल जाता है तो उसके लिए कहा जाता है कि ये छछूंदर है, इसके सिर पर चमेली का तेल लगा है। तो यानी जो विकल्प डी है अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसे अर्थ के लिए, यानी किसे अर्थ के लिए अर्थ अनुवाद किसको कहा जाता है? यानी किसी अर्थ के लिए किस जो अर्थ होता है उसका अनुवाद किसे कहा जाता है? जब अर्थ का अर्थ अनुवाद होता है तो वहाँ पर हो जाता है भावानुवाद, यानी विकल्प 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न थोड़ा आपके लिए नया होगा, एक बार अच्छे से देख लीजिए।
जब किसी अर्थ के लिए कोई अर्थ अनुवाद किया जाता है तो वहाँ पर हो जाता है भावानुवाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। बात की जाए पूर्वी हिंदी की बोलियों की, जैसे अवधी है, बघेली है और छत्तीसगढ़ी, ये तीनों जो हैं पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। अगर बात की जाए भोजपुरी की तो यह पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। अगला प्रश्न है, स्टेटस क्यूओ, स्टेटस क्यूओ के लिए सटीक हिंदी अनुवाद क्या है। तो देखिए दोस्तों, आजकल ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जो इंग्लिश से हिंदी या फिर हिंदी से इंग्लिश रूपांतरित के लिए दिए जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से ज़रूर करिएगा। स्टेटस क्यूओ, इसका जो हिंदी अनुवाद होता है ये होता है यथास्थिति। स्टेटस, जैसे आप किसी चीज़ का स्टेटस चेक करते हैं, हम जानना चाहते हैं कि इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, तो स्टेटस क्यूओ का अर्थ हो जाता है यथास्थिति। अगला प्रश्न है, सूरदास को किस रस का सम्राट कहा जाता है। सूरदास को किस रस का सम्राट कहा जाता है। तो आप जानते होंगे कि सूरदास जी जो है कृष्ण के बाल रूप की बहुत अधिक चर्चा किए हैं, उनके बाल रूप का बहुत अधिक वर्णन किए हैं। तो यानी जो बाल रूप होता है उसमें वात्सल्य रस होता है, इसलिए विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से रीतिकाल का कवि कौन है। इसमें से कौन कवि जो है रीतिकाल का है। महादेवी की बात की जाए तो ये छायावाद की हैं, छायावाद के 4 स्तंभों में ये भी आती हैं। इसके बाद बात की जाए अगर कि रीतिकाल का कौन है, तो रीतिकाल के हैं आपके चिंतामणि। चिंतामणि जो हैं ये रीतिकाल के कवि हैं। अगला प्रश्न है, महाकाव्य में होता है, जो महाकाव्य होता है उसमें क्या होता है। देखिए, काव्य होता है जो एक सारांश होता है किसी की जीवनी का, लेकिन जो महाकाव्य होता है तो किसी व्यक्ति का जो वृहत जीवन चरित्र किया जाता है उसे कहा जाता है महाकाव्य। जैसे महाकाव्य है महाभारत है, यह महाभारत जो है सबसे बड़ा महाकाव्य है। उसमें पांडवों का, इसके साथ साथ बात करें अगर तो कृष्ण का पूरा जीवन वृत्त चित्र है। अगला प्रश्न अगर देखें तो ये है, ठीकरे की मंगनी। आपको इसमें बताना है कि यह उपन्यास किसने लिखा है। ये बहुत ही पॉपुलर है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ठीकरे की मंगनी ये उपन्यास किसका है, तो ये है नासिरा शर्मा का। नासिरा शर्मा का उपन्यास है ठीकरे की मंगनी। तो आज का 50 क्वेश्चन का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा आज का सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। दोस्तों, लगातार अपनी तैयारी को बनाए रखिए, जो एकदम जी जान से लगे रहिए, क्योंकि अब यही 10-15 दिन है जिसमें आपको अपनी पूरी ताकत लगा देनी है। इसी की वजह से आपका सिलेक्शन होगा। तो लगातार मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए, जब आप 20 से 25 प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको लगने लगता है कि प्रश्न रिवाइज हो रहा है, तो जबकि ऐसा है नहीं। अभी इसके पहले के वीडियो में कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि सर प्रैक्टिस जो है ये पुराना है, जबकि ऐसा नहीं है। कुछ क्वेश्चन हैं जो रिपीट होने शुरू हो जाते हैं जब आप बहुत अधिक संख्या में प्रश्नों का करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं अधिक संख्या में, तो प्रश्न का रिपीट होना जायज़ होता है। क्योंकि प्रश्न कहाँ से आते हैं, कुछ पुराने परीक्षाओं में पूछे होते हैं, कुछ प्रश्न नए बनते हैं उसी पैटर्न पर, तो ऐसा लगता है कि प्रश्न वही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 1-2 प्रश्न तो आता ही आता है, जब आप बहुत अधिक प्रैक्टिस करेंगे तो प्रश्न रिपीट होने लगते हैं। तो ठीक है, साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी मेहनत जारी रखिए, तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।